नमस्कार, मैं हूं वंदना सिंह। वर्तमान समय में मैं यानी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन में संकाय अध्यक्षा के पद पर कार्यरत हूं। आज हम हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 3 के तीसरे चरण स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की पत्रकारिता में से गोपाल कृष्ण गोखले एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विषय में बात करेंगे। आज जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय, गोखले की शिक्षा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश, जिन्ना और गांधी के परामर्शदाता के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले जी के तिलक जी के साथ संबंध, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सुधारक की कड़ी भाषा, गोपाल कृष्ण गोखले का निधन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद परिचय, जीवन परिचय, शिक्षा, क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संघर्ष, अबुल कलाम आज़ाद की राय, अंतिम समय। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम के 9 वर्ष बाद गोखले जी का जन्म हुआ। यह वह समय था जब स्वतंत्रता संग्राम असफल अवश्य हो गया था, किंतु भारत के अधिकांश देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता की आग धधकने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था और सत्ता की बागडोर महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथों में ले ली थी। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को बम्बई अब मुंबई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के कौतलुक गांव में हुआ था। गोखले परिवार मूल रूप से इसी जिले के वेलेश्वर गांव का रहने वाला था, किंतु व्यावसायिक कारणों से यह परिवार एक अन्य गांव तामनमाला में आ बसा था। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचारक एवं सुधारक थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता थी, जिसके कारण उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथी थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 100 सरकार व्यक्ति की औसत चारित्रिक दृढ़ता और व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर करती है। महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म रत्नागिरी ग्राम में एक सामान्य परिवार में कृष्ण राव के घर 9 मई 1866 को हुआ। पिता के असमय निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था। देश की पराधीनता गोपाल कृष्ण को कचोटती रहती। राष्ट्रभक्ति की असहस्त्र धारा का प्रभाव उनके अंतर्मन में सदैव बहता रहता। इसी कारण वे सच्ची लगन, निष्ठा और कर्तव्य परायणता की त्रिधारा के वशीभूत होकर कार्य करते और देश की पराधीनता से मुक्ति के प्रयत्न में लगे रहते। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगला में हुई। यहीं जब वे तीसरी कक्षा के छात्र थे तब ऐसी घटना घटी जिसने गोखले को पूरे स्कूल का चहेता बना दिया। घटना इस प्रकार थी, गणित के अध्यापक ने उन्हें कुछ सवाल घर से हल करके लाने के लिए दिए। दूसरे दिन जब अध्यापक महोदय ने कक्षा में सभी छात्रों की कॉपियां जांची तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि गोपाल कृष्ण गोखले के अतिरिक्त किसी भी छात्र के उत्तर सही नहीं थे। सभी के जवाब गलत थे। तब अध्यापक ने सभी छात्रों को डांटा और गोपाल कृष्ण की पीठ थपथपाई, मगर एकाएक ही गोपाल फूट फूट कर रोने लगे। यह देखकर अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे रोने का कारण पूछा। तब सिसकते हुए गोपाल कृष्ण ने कहा कि जो शाबाशी उन्हें मिल रही है वे उसके असली हकदार नहीं हैं। यह सभी सवाल उन्होंने अपने भाई से हल कराए हैं, इसलिए वे प्रशंसा के नहीं बल्कि दंड के अधिकारी हैं। उनके अध्यापक उनकी इस सत्यनिष्ठा और निर्भीकता से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें हृदय से लगा लिया। इस घटना से उनका नाम सत्यनिष्ठा के लिए पूरे स्कूल में जाना जाने लगा। एक तरह से ये शुरुआत थी उस निष्ठा की जिसके आधार पर गोखले ने आगे चलकर अपने 4 सिद्धांतों की घोषणा की। सत्य के प्रति अडिगता, अपनी भूल की सहज स्वीकृति, लक्ष्य के प्रति निष्ठा, नैतिक आदर्शों के प्रति आदर भावना। सन 1874 में गोपाल कृष्ण गोखले अपने बड़े भाई गोविंद कृष्ण गोखले के साथ उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोल्हापुर आ गए। कोल्हापुर कांगला के नज़दीक ही उच्च शिक्षा का केंद्र था।
यहाँ अंग्रेजी की शिक्षा का भी प्रबंध था। कृष्णराव का तो एकमात्र यही प्रयास था कि भले ही उन्हें कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न उठानी पड़ें, उनके बच्चे किसी प्रकार पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं। मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कृष्णराव के पुत्र क्या बने और भविष्य में उनका क्या हुआ, यह देखने के लिए कृष्णराव जीवित न रहे। एक दिन अचानक गोखले परिवार पर वज्रपात हुआ। कृष्णराव गोखले का अचानक देहांत हो गया। उस समय गोविंदराव 18 वर्ष और गोपाल राव मात्र 13 वर्ष के थे। गोविंदराव का विवाह हो चुका था, क्योंकि उन दिनों छोटी आयु में ही लड़के का विवाह कर दिया जाता था। सह सामाजिक रीति थी। यूं तो गोखले परिवार की आर्थिक स्थिति वैसे ही डांवाडोल थी, मगर कृष्णराव की मृत्यु के बाद तो उनके परिवार के सामने खाने तक का संकट उत्पन्न हो गया। गोविंदराव के चाचा अनंतराव कहने को तो सरकारी कर्मचारी थे, मगर उनकी पगार भी इतनी अधिक नहीं थी कि वे किसी की आर्थिक मदद कर पाते। भाई के अकस्मात निधन से उन्हें गहरी चोट पहुंची थी, मगर फिर भी वे अपने भतीजों और विधवा भाभी को भी बेसहारा नहीं छोड़ सकते थे। अतः उन्होंने अपने साथ तामनहाला ले गए। तत्पश्चात यह निर्णय हुआ कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए गोविंदराव पढ़ाई छोड़कर तामनमाला में ही नौकरी करें और गोपाल राव कोल्हापुर में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करें, अपने पिता के बड़े आदमी बनने के सपने को पूरा करें। मगर गोपाल राव ने इस बात का विरोध किया। वे चाहते थे कि वे स्वयं भी पढ़ाई छोड़कर वहीं रहें और आर्थिक संकट से निपटने में भाई का हाथ बटाएं, मगर परिवार ने उनकी इस इच्छा को सिरे से नकार दिया। गोविंदराव और उनकी पत्नी ने समझा बुझाकर और पिताजी की इच्छा का वास्ता देकर बड़ी कठिनाई से उन्हें पढ़ने के लिए राजी किया। तत्पश्चात भारी मन से गोपाल कृष्ण गोखले उर्फ गोपाल राव कोल्हापुर रवाना हुए। इतनी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद गोपाल कृष्ण गोखले की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी भाषा में हुई, ताकि आगे चलकर वे ब्रिटिश राज में एक क्लर्क के पद को प्राप्त कर सकें। वर्ष 1884 में एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले का नाम उस भारतीय पीढ़ी में शुमार हो गया जिसने पहली बार विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी। स्नातक होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले न्यू इंग्लिश स्कूल पुणे में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए। अंग्रेजी भाषा से निकटता होने के कारण गोपाल कृष्ण गोखले जॉन स्टुअर्ट मिल और एडमंड बुर्के के राजनीतिक विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। यद्यपि गोखले बेहिचक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने आजीवन अंग्रेजी भाषा और राजनीतिक विचारों का सम्मान किया था। ब्रिटिश राज के विरुद्ध चले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने उत्कृष्ट सामाजिक और राजनीतिक नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। सन 1886 में वे फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में सम्मिलित हुए। अध्यापन कार्य करते हुए गोपाल कृष्ण गोखले समाज सुधारक श्री महादेव गोविंद रानाडे के प्रभाव में आए, जिन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। रानाडे से मिलने के बाद गोखले ने लिखा था, मैं विनम्र किंतु अडिग भाव से निम्न कार्य पूरे करने की चेष्टा करूंगा। नियमित योग साधना, प्राचीन इतिहास, प्राचीन एवं आधुनिक दर्शन, खगोल शास्त्र, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और फ्रेंच भाषा का अध्ययन करूंगा। बम्बई विधान परिषद या सुप्रीम विधान परिषद या ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बनने का प्रयास करूंगा। प्रचारक बनकर उत्कृष्ट दर्शन मूलक धर्म का पालन करूंगा। रानाडे के शिष्य के तौर पर गोपाल कृष्ण ने वर्ष 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इनके पार्टी में प्रवेश करने से पहले ही बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस में शामिल थे। गोखले ने अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। स्वभाव से नरम गोखले आम जनता की आवाज़ ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए पत्रों और वैधानिक माध्यमों का सहारा लेते थे। भारतीय लोगों को अधिकार दिलवाने के लिए वह वाद विवाद और चर्चाओं का सहारा लेते थे। वर्ष 1894 में आयरलैंड जाने के बाद गोखले एल्फ्रेड वेब से मिले और उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए राजी किया। इसी वर्ष गोखले और बाल गंगाधर तिलक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह सचिव बनाए गए। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही ब्राह्मण थे और दोनों एल्फिंस्टन कॉलेज के पूर्व छात्र थे। इसके अलावा दोनों डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के महत्वपूर्ण सदस्य और गणित के अध्यापक भी थे। इतनी समानताओं के बावजूद गोखले और तिलक में अत्यधिक भिन्नताएं भी थीं,
जहां गोखले विचार विमर्श और बातचीत को अपनी बात मनवाने का जरिया मानते थे, वहीं तिलक उग्र राष्ट्रवादी थे। वे ऐसे तरीकों को कायरता के रूप में ही देखते थे। 1891-92 में जब अंग्रेजी सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का बिल पास करवाने की तैयारी शुरू हुई, तब गोखले ने अंग्रेजों के इस कदम का पूरा साथ दिया। लेकिन तिलक इस बात का विरोध करने लगे कि भारतीयों के आंतरिक मसलों पर अंग्रेजों को दखल नहीं देना चाहिए। इस मुद्दे पर गोखले और बाल गंगाधर तिलक के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। इस विवाद ने कांग्रेस को 2 गुटों में विभाजित कर दिया, एक गरमपंथी और दूसरा नरमपंथी। तिलक और गोखले भारतीय राष्ट्रवाद की उग्रवादी और उदारवादी प्रवृत्तियों के तेजस्वी प्रतिनिधि थे। दोनों अपनी अपनी रीति से देश के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे। तिलक और गोखले की पारिवारिक पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवन, प्रवेश की परिस्थितियां तथा संस्थाओं से संबद्धता एक जैसी थी। तथापि दोनों के दृष्टिकोण, कार्यक्रम और विचारों में गंभीर भेद थे। गोखले के विचारों के प्रेरणा स्रोत पश्चिमी उदारवाद के सिद्धांतों में निहित थे। गोखले पश्चिमी संस्थाओं, जीवन मूल्यों और राजनीतिक दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और भारतीय राजनीतिक प्रणाली में उन्हीं मूल्यों, संस्थाओं को प्रतिष्ठित किया जाना उचित मानते थे। इसके विपरीत तिलक की प्रेरणा के मुख्य स्रोत प्राचीन भारतीय संस्कृति, दर्शन और आध्यात्मिक आस्थाएं थीं। गोखले की राष्ट्रीयता का मर्म पश्चिमी उदारवाद को अपनाकर भारत की भावी आर्थिक और राजनीतिक प्रगति की आकांक्षा में निहित था। इसके विपरीत तिलक का राष्ट्रवाद भारत के गौरवमय अतीत की सुदृढ़ नींव पर भारत के समृद्ध भविष्य का निर्माण करने के संकल्प में अभिव्यक्त होता था। ब्रिटिश शासन के प्रति भी तिलक और गोखले का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। गोखले ब्रिटिश शासन को एक दिव्य वरदान मानकर यह अनुभव करते थे कि भारत ब्रिटिश संपर्क से अत्यधिक लाभान्वित हुआ है तथा ब्रिटिश संपर्क से ही भावी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ब्रिटिश जाति की सदाशयता और न्यायप्रियता में भी गोखले की गहरी आस्था थी। इसके विपरीत तिलक का स्पष्ट मत था कि ब्रिटिश संपर्क के कारण भारतीय जनता का मानसिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक अधोपतन हुआ है। उनकी मान्यता थी कि भारतीय जनता के स्वाभिमान को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश संपर्क से उत्पन्न प्रभावों को पूर्णतः समाप्त किया जाना आवश्यक है। लक्ष्य की दृष्टि से भी तिलक और गोखले के दृष्टिकोण के मध्य भेद स्पष्ट थे। गोखले सुधारवादी थे और वे क्रमिक सुधारों के माध्यम से भारत के शासन और प्रशासन में जनता की भागीदारी को शने शने उस बिंदु तक पहुंचाना चाहते थे कि भारत ब्रिटिश द्वारा ही चलाया जाए। इसके विपरीत तिलक का लक्ष्य भारतीय जनता के लिए पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति था। स्वराज्य से तिलक का आशय भारत की पूर्ण स्वतंत्रता से था। यह सत्य है कि तिलक ने अपने विचारों को यथार्थवादी दृष्टि से रूपांतरित कर लिया और 1915 के पश्चात उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य स्वीकार कर लिया, किंतु दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से वे भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के निरंतर पक्षधर बने रहे। तिलक और गोखले के मध्य सर्वाधिक उग्र मतभेद साधनों के प्रश्न पर थे। संवैधानिक साधनों के प्रति गोखले के आग्रह से तिलक की गंभीर असहमति थी। गोखले द्वारा अपनाए जाने वाले संवैधानिक साधनों, अनुनय, आग्रह और सकारात्मक आलोचना को तिलक निष्क्रिय और निष्प्रभावी साधन मानते थे। यद्यपि तिलक ने हिंसक साधनों का समर्थन नहीं किया, किंतु वे राजनीतिक आंदोलनों के लिए सक्रिय और प्रभावशाली साधनों को अपनाए जाने के पक्ष में थे। उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध, स्वदेशी बहिष्कार व राष्ट्रीय शिक्षा जैसे साधनों को अपनाने पर बल दिया। गोखले अपने उदारवादी साधनों से शासकों के सद्विवेक को जागृत करना चाहते थे। दूसरी ओर तिलक शासन की जनविरोधी नीतियों का प्रतिरोध करने की जनता की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते थे तथा जागृत जनशक्ति के माध्यम से शासकों को जनता की मांगों के प्रति समर्पित होने के लिए बाध्य करना चाहते थे। यद्यपि तिलक और गोखले के दृष्टिकोण, साधनों और लक्ष्यों के स्वरूप में गंभीर भेद थे, तथापि दोनों की उदार देशभक्ति, देश सेवा के लिए कष्ट सहने की तत्परता और राष्ट्र हित को अन्य किसी भी बात की तुलना में सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति संदेह से परे थी। दोनों के मध्य तीव्र मतभेद थे, फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति गहरे व्यक्तिगत सम्मान का भाव था।
वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनीतिक लोकप्रियता के चरम पर थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1896 में वेलबी कमीशन के समक्ष गवाही देने के लिए वे इंग्लैंड गए। वे 1899 में बम्बई विधानसभा के लिए और 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के लिए निर्वाचित किए गए। वर्ष 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका गए। उसी समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपना संघर्ष समाप्त किया था। गोखले से मिलने के पश्चात गांधी जी ने उनसे भारतीय राजनीति के हालात और आम आदमी की समस्या के विषय में जानकारियां लीं। वर्ष 1920 में गांधी जी एक प्रतिष्ठित नेता के रूप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने। अपनी आत्मकथा में भी गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु कहा है। पाकिस्तान के निर्माता और मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी गोखले को अपने गुरु का स्थान दिया है। इतना ही नहीं, मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान ने भी अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि उनके विचार भी गोपाल कृष्ण गोखले के प्रभाव से अछूते नहीं रह पाए थे। अपने चरित्र की सरलता, बौद्धिक क्षमता और देश के प्रति दीर्घकालीन स्वार्थहीन सेवा के लिए उन्हें सदा स्मरण किया जाएगा। वे भारत लोक सेवा समाज के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उदारवादी विचारधारा के वे अग्रणी प्रवक्ता थे। अफ्रीका से लौटने पर महात्मा गांधी भी सक्रिय राजनीति में आ गए और गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशन में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें सम्मिलित होकर लोग देश सेवा कर सकें। पर इस सोसाइटी की सदस्यता के लिए गोखले जी एक सदस्य की कड़ी परीक्षा लेकर सदस्यता प्रदान करते थे। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में शिक्षा का विस्तार करना। गोखले का मानना था कि स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा और जिम्मेदारियों का बोध बहुत जरूरी है। उनके अनुसार मौजूदा संस्थान और भारतीय नागरिक सेवा पर्याप्त नहीं थी। इस सोसाइटी का उद्देश्य युवाओं को शिक्षित करने के साथ साथ उनके भीतर शिक्षा के प्रति रुझान भी विकसित करना था। मोबाइल लाइब्रेरी, स्कूलों की स्थापना और मजदूरों को रात्रि शिक्षा प्रदान करना सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य था। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले के देहांत के पश्चात इस दल के प्रभाव में कमी आई, लेकिन आज भी अपने कुछ सदस्यों के साथ ये संस्था कार्य करती है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य था। इस तरह गोखले ने राजनीति को आध्यात्मिकता के ढांचे में ढालने का अनूठा कार्य किया। इस सोसाइटी के सदस्यों को ये 7 शपथ ग्रहण करनी होती थी। वह अपने देश को सर्वोच्च समझेगा और उसकी सेवा में प्राण न्यौछावर कर देगा। देश सेवा में व्यक्तिगत लाभ को नहीं देखेगा। प्रत्येक भारतवासी को अपना भाई मानेगा। जाति समुदाय का भेद नहीं मानेगा। सोसाइटी उसके और उसके परिवार के लिए जो धनराशि देगी वह उससे संतुष्ट रहेगा तथा अधिक कमाने की ओर ध्यान नहीं देगा। पवित्र जीवन बिताएगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा। सोसाइटी का अधिकतम संरक्षण करेगा तथा ऐसा करते समय सोसाइटी के उद्देश्यों पर पूरा ध्यान देगा। केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से तिलक जहां अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं सुधारक को गोखले ने अपनी लड़ाई का माध्यम बनाया हुआ था। केसरी की अपेक्षा सुधारक का रूप आक्रामक था। सैनिकों द्वारा बलात्कार का शिकार हुई 2 महिलाओं ने जब आत्महत्या कर ली तो सुधारक ने भारतीयों को कड़ी भाषा में धिक्कारा था। तुम्हें धिक्कार है जो अपनी माता बहनों पर होता हुआ अत्याचार चुप्पी साधकर देखते रहे हो। इतने निष्क्रिय भाव से तो पशु भी अत्याचार सहन नहीं करते। इन शब्दों ने भारत में ही नहीं, इंग्लैंड के सभ्य समाज में भी खलबली मचा दी थी। भारत भूमि को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीर सपूत भारत भूमि पर जन्मे और आज़ादी पाने के लिए अपने त्याग और बलिदान से इतिहास रचकर चले गए। कुछ ने तलवार और बारूद से गुलामी की जंजीरों को काटने का प्रयास किया, तो कुछ ने अपने बुद्धि चातुर्य से 1857 के स्वतंत्रता समर की बुझती चिंगारी को हवा देने के लिए उदय हुए सितारे को संसार गोखले के नाम से जानता है, जिसने अपने तर्कों एवं अहिंसावाद से अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए। जीवन के अंतिम वर्षों में भी गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी निभाने के साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया का नेतृत्व करते रहे।
दिन रात काम का दबाव और नई नई परेशानियों के चलते वह बीमार रहने लगे। 19 फरवरी 1915 को मात्र 49 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले की वित्तीय मामलों की समझ और उन पर तार्किक बहस करने की क्षमता बेजोड़ थी। यही कारण है कि उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स पुणे, जिसे आमतौर पर गोखले इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित संस्थान है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य ही इस संस्थान के ट्रस्टी बनाए जाते हैं। भारत को स्वतंत्रता बंटवारे का मोल चुकाकर लेनी पड़ी। हिंदू मुस्लिम में आज़ादी के समय जमकर घमासान हुआ, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का भी विशेष योगदान रहा है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जहां मुसलमानों ने भी अपना बलिदान देकर इस देश को स्वतंत्र कराने की सहायता की है। एक ऐसे ही महापुरुष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और भारत के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत मौलाना आज़ाद को आज भी तहे दिल से याद किया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था, जो एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बने। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे 1940 और 1945 के मध्य कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, वे धारासन सत्याग्रह के अहम इंकलाबी थे। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 साल जेल में बिताने पड़े थे। आज़ादी के बाद वे भारत के सांसद चुने गए और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उनका अविस्मरणीय कार्यों में से एक है। मौलाना आज़ाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थीं और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फ़ारसी थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनका परिवार भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चला गया। वहीं उनका विवाह हुआ। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट आए। जब आज़ाद 11 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया और उनके पिता की देखरेख में ही वे बड़े हुए। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर पर हुई थी। घर मस्जिद में उनको उनके पिता और मौलवियों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें दर्शन शास्त्र, इतिहास, गणित की शिक्षा भी अन्य गुरुओं से मिली। आज़ाद ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं में महारत हासिल की थी। 16 साल की उम्र में उन्हें वो शिक्षा मिल गई थी जो आमतौर पर औरों को 25 साल की उम्र में मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे भारत के एक प्रभावी राजनीतिज्ञ बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कुरान पर एक टीका लिखी थी। इस्लाम जगत में इस टीका को अत्यंत प्रभावी माना गया है। वे उर्दू, फारसी एवं अरबी के अच्छे लेखक थे। आज़ाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश हित के बजाय सांप्रदायिक हित को ही तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। भारत में सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में सांप्रदायिक भावनाओं का प्रचार एवं प्रसार किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में अल हिलाल नामक पत्र का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने सर सैयद अहमद खान द्वारा फैलाए गए विचारों का विरोध किया और राष्ट्रीय भावनाओं का प्रसार किया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भी भाग लेना आरंभ कर दिया और उन्हें अरविंदो और श्याम सुंदर मुखर्जी जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला।
आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक ऑफिसर बना सकती थी, पर राजनीति के प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य युवकों को क्रांतिकारी आंदोलनों के प्रति उत्साहित करना था। उन्होंने तत्कालीन नेताओं को यह दिखाकर अचंभित कर दिया कि वे मुस्लिम होते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं, जो उस समय आम बात नहीं थी। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बंबई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्हें 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतने पड़ी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के पुजारी थे। उनके प्रयास से मुस्लिम लीग के विचारों में परिवर्तन आया और सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इस समझौते का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही जाता है। कांग्रेस के अतिरिक्त वे मुसलमानों की संस्था जमायत उल उलमाए हिंद के भी आधान रहे थे। जेल से निकलने के बाद वे जलियांवाला बाग कांड विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत आंदोलन, जो तुर्की के उस्मानी साम्राज्य के प्रथम विश्व युद्ध के हारने पर उन पर लगाए गए जुर्माने का विरोध करता था। उस समय उस्मानी तुर्क और मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर में मुस्लिमों में इस बात को लेकर रोष था और यह आंदोलन मित्र राष्ट्रों के लिए उभरा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन में भारी सहयोग देकर बहुत से मुसलमानों को आंदोलन में शामिल कराया था। आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने जेल यात्राएं भी की थीं। जेल से मुक्ति पाने के उपरांत वे 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के आधान चुने गए थे। 1940 ईस्वी में पुनः कांग्रेस के आधान चुने गए और 1946 तक इस पद पर कार्य करते रहे। उन्होंने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिकता की नीति का सदैव विरोध किया था। आज़ादी के समय उन्होंने बंटवारे का समर्थन नहीं किया और इसके खिलाफ खड़े हुए। हालांकि कई लोग आज भी मानते हैं कि जिस तरह गांधी जी ने बंटवारे के समय हालात को समझने में देर लगाई, उसी तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी उस समय कोई ठोस कदम उठाने में असमर्थ रहे। वे भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ रहे और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन हुए और अंतिम समय तक उसी पद पर आसीन रहे। शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने बहुत से अविस्मरणीय कार्य किए, जिनमें देश की पहली IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खोलने का काम भी है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता की चिंगारी को धधकता शोला बनाकर अंग्रेजों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। उनका जीवन और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका मानना था कि आज़ादी इंसान का पैदाइशी हक है। कोई व्यक्ति खुदा के बंदे को गुलाम नहीं बना सकता। गुलामी को चाहे जितने सियासी जुल्मों के जरिए आज़ादी ठहराई जाए, लेकिन गुलामी तो आखिर गुलामी है। यह खुदा की मंशा के खिलाफ है। भारत आज़ाद होगा और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अबुल कलाम आज़ाद ने अपने इन्हीं विचारों से अंग्रेजों की जड़ें हिला दी थीं। आज़ाद के विचार और उनकी राष्ट्रभक्ति कभी भुलाई नहीं जा सकती। बाईस फरवरी 1958 को उनका देहांत हो गया, किंतु भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के परिचायक सदैव बने रहेंगे। उन्होंने देश में एकता बढ़ाने के लिए जो भी काम किए, उनके लिए देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। आज जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की वे इस प्रकार हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जीवन परिचय, गोखले की शिक्षा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश, जिन्ना और गांधी के परामर्शदाता के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले जी के तिलक जी के साथ संबंध, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सुधारक की कड़ी भाषा, गोपाल कृष्ण गोखले का निधन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद परिचय, जीवन परिचय, शिक्षा, क्रांतिकारी और पत्रकार के रूप में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का संघर्ष, अबुल कलाम आज़ाद की राय, अंतिम समय। आज हम अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके प्रश्न और सलाह हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार।